अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहर भी सैलाब की तबाहकारियों का निशाना बन चुके हैं। अब तक सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। माली नुकसानात का तो कोई शुमार ही नहीं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इस हवाले से अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बतौर कौम हम सब को मिलकर अपने मुश्किल में घिरे हुए हम वतनों के साथ खड़ा होना है, उनकी हिम्मत बंदानी है। हुकूमत सैलाबी तबाहकारियों से निपटने के लिए किस तरह कोशिशें करी है, इस हवाले से प्रोग्राम में कई खबरें शामिल हैं। इसके अलावा मामूल की हफ्तावार ख़ास खबरें भी इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप तक पहुँचाऊँगी कराची और लाहौर से पूरे हफ्ते की ख़ास खबरें। आइए चलते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब पुलिस ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिजिटल सर्विसेज शुरू कर दी। सैलाब की तबाहकारियाँ, मुतासरीन के लिए खैमों की तलब पूरा करना मुश्किल हो गया। लाहौर में फायर टेंडर चोरी करने वाला गिरफ्तार। बारिशों और सैलाब के बायस रेलवे ट्रेन सर्विसेज 30 अगस्त तक मुअत्तल। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, बल्दियाती एक्ट 2022 तैयार कर लिया। लाहौरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला बन गया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों की आमद और कौमी टीम की फतूहात से क्रिकेट के जुनून में इजाफा। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरे साथ होंगी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद से मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली अहम खबरों और वाक़यात से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर तरफ तबाही के मनाजिर। हालिया सैलाब की शिद्दत इस कदर ज़्यादा और रफ्तार तेज़ क्यों है, ख़ुसूसी सेगमेंट आज के शो में शामिल करेंगे। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बाइस MD कैट का इम्तिहान मौखर। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 44.58% तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। 1,71,00,000 सारिफीन को बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना हासिल। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में डेंगू वायरस फैलने का खतरा, ज़िला इंतज़ामिया ने 3 इलाकों को डेंगू रेड जोन करार दे दिया। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में 3.5 अरब रुपए की लागत से बारिशों से मुतासरा सड़कों की तामीर की जाएगी। सिंध के सूबाई वज़ीर रेवेन्यू महबूब उज़ ज़मा भिट छा पहुँच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सिंध फूड अथॉरिटी में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, मुलाजमीन का एहतजाज। कराची में मौजूद अमरीकी कौंसलेट में नई कौंसल जर्नल की तकर्रुरी। नई कौंसल जर्नल अपनी खिदमात की बदौलत कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। कार एक्सपोर्टर एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान के सदर राशिद महमूद ऐवान वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के शुक्रगुजार, वजह भी बता दी। बैंक मैनेजर का बेरहमाना कत्ल, पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची में मुकामी टीमों के दरमियान क्रिकेट मुकाबला, गुलशन ग्लैडिएटर ने डिफेंस डॉल्फिन को 40 रन से शिकस्त दे दी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस खबर से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की मदद के लिए सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा सिंध के कई शहरों का दौरा भी किया और मुतासरीन सैलाब से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सिंध। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और सक्खर बैराज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के लिए दिए जाने वाले 15 अरब रुपए अवाम के टैक्स का पैसा है जो अवाम पर खर्च किया जा रहा है। इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान, NDMA,
PDM सूबाई हुकूमतें और मुताल्लिका इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ हैं। वजीर आजम का कहना था कि सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। सिंध में तो हर तरफ पानी ही पानी है। 900 से जायद लोग जाम बहक हुए हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह, मकानात मुनहदम, लोग बेघर और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। हम सूबों से मिलकर सैलाब जदगान की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मुखय्यर हजरात सनतकार और ताजिर अतियात दें। माजी में भी इन मुखय्यर हजरात ने अपना हिस्सा डाला था। हम मुतासरीन के लिए खेमों और मच्छरदानियों का इंतजाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत मुतासरीन के लिए बेहतरीन काम कर रही है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा मुमालिक में शामिल है। सैलाबों से निजात के लिए हमें डैम्स बनाने की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। कबल अज़ीम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सक्खर, रोहड़ी, खैरपुर, फैजगंज, कोट डिजी और ठिरी मीरवाह के सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई दौरा भी किया, जिसके बाद वो मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए सक्खर पहुंचे थे। इस मौके पर वजीर आजम के हमरा वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बरसात के बाद शहरियों को जिन तकालीफ का सामना है उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में कराची के 7 अजला में 3.5 अरब रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात से बचने के लिए उसका इंजीनियरिंग हल निकालने की ज़रूरत है। बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए ज़िला वस्ती में कुएँ बनाए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मानसून के मौसम में मुसलसल बारिशें होने की वजह से खुसूसन नशेबी इलाकों, सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने की शिकायत हैं। इनका कहना था कि निकासी आब के कामों में हासिल होने वाले तजुर्बात से मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली वज़ा करने में मदद मिली है। चंद दिन पहले सिंध के सूबाई वजीर रेवेन्यू महबूबुज़्ज़मा ने भिट शाह का दौरा किया। दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने भिट शाह में निकासी आब और दीगर रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया और हुक्काम को पानी की फौरी निकासी करने और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वजीर महबूबुज़्ज़मा का कहना था कि शदीद बारिशों के सबब इस वक्त पूरे सूबे में गैर मामूली हालात हैं। उनका कहना था कि रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को खाना फराहम करने के अलावा अद्वियात, मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरियात का सामान भी फराहम किया जा रहा है। महबूबुज़्ज़मा का कहना था कि हुकूमत सिंध गैर मामूली हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी। मैं खुद ज़ाती तौर पर पूरे ज़िले का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहा हूँ। सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं सिंध फूड अथॉरिटी के बारे में। सिंध फूड अथॉरिटी माली बहरान का शिकार नज़र आ रही है। अथॉरिटी में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें न मिल सकें। ज़राए के मुताबिक मनपसंद रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने पर वजीर खुराक नाराज़ हो गए थे, जिसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अमरीकी कौंसलेट कराची में नई तैनात होने वाली कौंसल जनरल निकोल टेरियो ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कराची में तैनाती से पहले निकोल टेरियो हेटी में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और चार्ज डी अफेयर्स के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे चुकी हैं। निकोल को अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बेशुमार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। निकोल टेरियो को 2018 में अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत का अवार्ड मिला। इसके अलावा 2010 में मशरकी कैरेबियन में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए निकोल टेरियो को सुपीरियर ऑनर अवार्ड से नवाजा गया।
कौंसल जनरल निकोल टेरियो ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाने पर खुशी का इजहार किया। नई कौंसल जनरल ने अज़्म का इजहार किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई, सेहत, सलामती, तालीम और दीगर तरजीही शोबों में दो तरफ़ा शराकत को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें की जाएंगी। सदर कार एक्सपोर्टर एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान राशिद महमूद ऐवान ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का शुक्रिया अदा किया है। राशिद महमूद का कहना था कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से पाबंदी हटाने पर हम सब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के शुक्रगुजार हैं। राशिद महमूद ऐवान ने अपने बयान में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से गाड़ियाँ भेजते हैं जिसमें सरकारी फंड रिज़र्व का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ड्यूटी की मद में हुकूमत को सालाना $500 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होता है। राशिद महमूद ऐवान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटी में इजाफा न किया जाए। मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की तरफ से कार एक्सपोर्टर एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान की तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1500 सीसी तक की गाड़ियां जो कि मिडिल क्लास के ज़ुमरे में आती हैं उनकी ड्यूटीज़ को एज इट इज़ रखें और 1500 सीसी की जो ऊपर की गाड़ियां उनकी ड्यूटीज़ को अगर वो इंक्रीज़ भी करते हैं तो वो मैनेजेबल है और बेयरेबल है। उनका कहना था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तवील अरसे तक $1 लाख पाकिस्तान भेजता है उसको ड्यूटी में छूट दी जाए। राशिद महमूद ने मज़ीद कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड गाड़ियों की ड्यूटी में नरमी करे। रिकंडीशन गाड़ियों की दरामद की मद में हासिल होने वाली ड्यूटी डॉलर में होती है, जबकि गाड़ियों की दरामद से डॉलर रिजर्व में भी इजाफा हो जाता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी बैंक के मैनेजर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। मकतूल की शनाख्त माकिब अली के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निजी बैंक के बाहर फायरिंग की, जिसकी वजह से बैंक मैनेजर शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के ज़रिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक माकिब अली अस्पताल पहुंचाए जाने के दौरान दम तोड़ चुका था। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंचे। उनका कहना था कि कत्ल की ये वारदात ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होती है। मकतूल मैनेजर बैंक के दरवाजे पर सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान में से एक मुलजिम ने पहले बैंक के दरवाजे पर मौजूद गार्ड को असलहा दिखाकर डराया और गार्ड असलहा समेत अंदर भाग गया। इसके बाद मुलजिम ने मैनेजर पर गोलियां चलाईं। बैंक मैनेजर जान बचाने के लिए भागा, लेकिन मुलजिम ने उसका पीछा करके उसे गोलियां मारी। बैंक मैनेजर को 3 गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इस केस के हवाले से मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। अब बात करेंगे शहर कायद में होने वाले मुकामी क्रिकेट मुकाबलों के बारे में। कराची में अंजुमन प्रीमियर लीग के पहले मैच में गुलशन ग्लैडिएटर ने डिफेंस डॉल्फिन को 40 रन से शिकस्त दे दी। गुलशन ग्लैडिएटर के बल्लेबाज मोहसिन ने 46 रन बनाए। मैच के बाद शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने टीम के मालिक तनवीर पास्ता के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाई। इस मौके पर तनवीर पास्ता का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां शुरू करने से शहर के मैदान आबाद होंगे और नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। उनका कहना था कि खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन मदद और सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी तो नाज़रीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लाहौर से मैं आपको ख़ास खबरें और उनकी तफसील बताऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि अब पंजाब पुलिस डिजिटल हो गई है और शिकायत की फौरी अजाले के लिए 2 नई डिजिटल सर्विसेज शुरू कर दी। ये सर्विसेज हैं क्या, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और पंजाब के शहरी उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बता रहे हैं साकिब भट्ट इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस की व्हाट्सएप सर्विस और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। फैसल शाहकार का कहना था कि पंजाब पुलिस ने शहरियों को खिदमात की फौरी फराहमी के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। तकरीब से खिताब करते हुए DIG IT एहसन यूनुस ने दोनों सर्विसेज के क़याम और इग़राज़ व मक़ासिद के बारे मीडिया को बताया।
کہ شہری اب گھر بیٹھے شکایات درج کرا کر نہ صرف ای ٹیک نمبر حاصل کر سکتے ہیں بلکہ شکایات پر ہونے والی کارروائی کے بارے میں اپڈیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تقریباً 15 سروسز جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، ظاہری بات ہے ہمیں تجاویز بھی دیں گے، تنقید بھی کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ایک پورا ایک سسٹم بنایا گیا، پورا ادارہ آپ کے سامنے کلک کر۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ شمال سے جنوب تک تمام شہروں کی ایک ہی کہانی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جہاں نظر جاتی ہے بربادی نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہولناک اور دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک سیلاب سے 1000 سے زائد افراد جاں بحق، جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں سیلاب زدگان کے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے، وہیں ان کے لیے ٹینٹ مہیا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اور کپڑے کی عدم دستیابی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بے گھر افراد کے لیے خیموں کی تیاری بھی مسئلہ بن گئی۔ لاہور اور قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کی فیکٹریوں میں دن رات خیموں کی تیاری کا کام جاری ہے۔ اس وقت 10 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ ٹینٹ ہم تیار تو کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے کپڑا موجود نہیں ہے، سوتر مہنگا ہو گیا، مال مہنگا ہوا ہے۔ فیکٹری مالکان کے مطابق داغے کی 47 کلو بیگ کی قیمت 8000 روپے سے بڑھ کر 10,000 روپے ہو گئی۔ اسی طرح کپڑے کی قیمت 30 روپے اضافے کے بعد 130 روپے فی میٹر ہو گئی۔ خیموں کے طلب میں اضافے کی وجہ سے سٹاک ختم ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے دن بدن جو ہے نا وہ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آفت تو ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار میں جو ہے نا وہ اپنی دیہڑیاں بنانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ناقص خیمے بھی فروخت کیے جا رہے ہیں جو ایک ڈنڈے کے ذریعے بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ خیمے واٹر پروف نہ ہونے کے باعث بارش میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ لاہور سے سرکاری فائر ٹینڈر چوری کی واردات پر تھریٹ الرٹ جاری کرنا پڑا، لیکن 100 سے زائد کیمروں کی فوٹیجز کا تجزیہ تفتیشی ٹیم کو اصل ملزم اور اس کے مقصد تک لے گیا۔ پولیس نے فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ۔ واردات کی حساسیت کا اندازہ، نہ ہی قانون کا کوئی خوف۔ لاہور میں دن دہاڑے سرکاری فائر ٹینڈر چوری ہو گیا۔ ملزم نے بھاری بھرکم ٹرک کو پرزوں میں تقسیم کر دیا۔ اب میں نے ادھر وہاں 1.5 لاکھ روپے دیا تام محمد کو، ٹھیک ہے، جو بقایا سکریپ بیچا وہ بھی تام محمد کو۔ واردات 20 اگست کو مزانگ کے علاقے میں ہوئی۔ سرکاری گاڑی دہشت گردی میں استعمال ہونے کے خدشات پر سیکیورٹی اداروں کو تھریٹ الرٹ جاری کرنا پڑا۔ ایک فوٹیج میں اس نے کسی کو اپنے ہیلپر کو بھی بلایا جو کہ ویسے اس کا کاریگر تھا، جو کہ اس کی ورک شاپ کا تھا، تو وہ اس کے ساتھ پھر یہ بیٹھ کے گیا۔ وہ ساری فوٹیجز ہم ریکارڈ کرتے ہوئے تو ہمیں کچھ آئیڈیاز پھر بنتے گئے۔ ملزم کے اعتراف جرم کے بعد پولیس نے فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ ناظرین، جہاں شدید بارشوں اور سیلاب، سڑکیں اور پل بہہ جانے سے صوبوں اور شہروں کے ایک دوسرے سے رابطے منقطع ہو گئے ہیں، وہیں ریلوے ٹریک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے وزارت ریلوے نے 30 اگست تک ٹرین آپریشن معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بلال غوری اپنی اس رپورٹ میں۔ حالیہ شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے کے قریب ہے۔ پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ سے ملک بھر کے لیے ٹرین آپریشن معطل ہو گیا۔ اندرون سندھ بھی یہی صورتحال ہے۔ ریلوے ٹریک اور اسٹیشنز پانی میں ڈوبے ہیں۔ انتظامیہ کو ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روکنا پڑ گیا۔ ریلوے اسٹیشنز پر مسافر پریشان ہیں۔ ہمارے گھر میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ آدمی ہمارے پیچھے بچے ہیں نہیں بچے، تو ہم ادھر بہت پریشان کھڑے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمیں بتا رہے کہ ٹرین کس ٹائم آئے گی۔ ٹرینیں نہیں ہیں، بہت پریشانی بنی ہوئی ہے، کچھ بہت آتا کہ انہوں نے کینسل کر دی ہیں۔ ریلوے حکام نے لاہور، کوئٹہ اور کراچی کے درمیان ٹرین آپریشن معطل کر دیا ہے۔ 3 ٹرینوں کو ایک ٹرین بنا کر چلایا جا رہا ہے۔ کراکرم پاکستان ایکسپریس، تیزگام عوام ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، بلان ایکسپریس منسوخ ہونے سے ریلوے کو روزانہ کروڑوں روپے مسافروں کو ریفنڈ کرنا پڑ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ ناظرین، پنجاب کے صوبائی وزراء نے بلدیاتی ایکٹ 2022 تیار کر لیا۔
नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। इस एक्ट के मुताबिक हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों को बिला इम्तियाज़ फंड्स दिए जाएंगे। देहातों में पंचायत कौंसिल्स और शहरों में सालसी कौंसिल्स भी बनेगी। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, सूबाई वज़ारा पर मुश्तमिल पैनल ने बल्दियाती एक्ट 2022 तैयार कर लिया। नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। नेबरहुड विलेज कौंसिल का नाम तब्दील करके यूनियन कौंसिल रख दिया गया है। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कॉरपोरेशन और इदारे मेयर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मातहत होंगे। यूनियन कौंसिल में फंड्स बराह रास्त हुकूमत देगी। हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों को बिला इम्तियाज फंड्स मुयस्सर होंगे। यूनियन कौंसिल, इजरा और मेट्रोपॉलिटन अपनी हदूद में टैक्स इकट्ठा करने की मजाज होंगी। वज़ीर आला पंजाब मेयर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को मुअत्तल कर सकेंगे। वज़ीर आला लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिशात पर एक्शन लेंगे। देहात में पंचायत कौंसिल और शहरों में सालसी कौंसिल बनेगी। लाहौर में 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर और 12 डिस्ट्रिक्ट अरकान होंगे। मेयर को इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रिक्ट अरकान रखे, जिसमें 2 खवातीन लाजमी होंगी। मियां महमूद रशीद ने बताया कि पंजाब में 5,500 यूनियन कौंसिल्स होंगी। यूनियन कौंसिल नाज़िम और नायब नाज़िम समेत 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर, 11 हमारी मेट्रोपॉलिटन होंगी और 35 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो होंगी। पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि नया बल्दियाती एक्ट शहरियों के मसाइल के बरवक्त हल में संगे मील साबित होगा। नाजरीन, आजकल लाहौरियों के लिए सबसे बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। 1.25 करोड़ की आबादी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी है, जिसके बायस शहरी ज़्यादा किराया देकर गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शा पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। देखिए आमिर नवीद की रिपोर्ट। लाहौर में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फुकदान से परेशान हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए रोजाना सफर की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट्स पर बसों की बंदिश को 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन कंपनी का नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं किया गया। मखसूस रूट पर चलने के बायस ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस रोजाना चंद हजार अफराद को इस सफरी सहूलत फराहम कर रही हैं। ऑरेंज ट्रेन मुझे उस तरह से तो फ़ायदा नहीं दे पा रही। अगर आपने इसको बेटर करना है, मतलब अगर आपने हमारी पॉकेट्स पे बर्डन कम करना है, तो इसकी आगे से कोई लिंक जो है ट्रांसपोर्ट वो भी दी जाए। लोगों के लिए मसला है जिनके लिए लिंक ट्रांसपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी महंगे और गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शा पर सफर करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों की आमद और कौमी टीम की फतूहात ने क्रिकेट जुनून में बहुत इजाफा कर दिया है। अब हर नौजवान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और दूसरे कौमी हीरोज़ जैसे बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बढ़ते हुए क्रिकेट जुनून ने खेल के फ़रोग में नुमाया किरदार ज़रूर अदा किया है, लेकिन कौमी टीम तक रसाई पाने के लिए बाबर आजम और दूसरे स्टार्स की तरह सख्त मेहनत के साथ अच्छी किस्मत भी चाहिए। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद यूनुस अंजुम की ये रिपोर्ट। मुस्तकबिल के सुहाने सपने आंखों में सजाए ये 8 साला ईसा हैं, जो बाबर आजम के बड़े चाहने वाले और उन जैसा बनने के लिए रोज़ अकेडमी आकर प्रैक्टिस करते हैं। क्लास 4 में पढ़ने वाले ईसा की बस एक ही तमन्ना है कि वो भी एक कामयाब क्रिकेटर बने। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे बाबर आजम की तरह बनना चाहता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। ईसा की तरह एकेडमी का रुख करने वाले दूसरे बच्चों ने भी पढ़ाई के साथ क्रिकेट को ही अपनी पहली तरजीह बना दिया है। मैं बॉलिंग करने आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बॉलर बनूँ, ख्वाब है। अपने ख्वाब को, अपने शौक़ को पूरा करना आता हूँ। मेरा पसंदीदा क्रिकेटर रिजवान है और मैं रिजवान की तरह बनना चाहता हूँ। एकेडमी इंचार्ज सलमान कादर के मुताबिक पहले की निस्बत अब बच्चों की तादाद कई गुना हो गई है। यंगस्टर्स हैं, अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं। जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो वो स्पेशली बाबर आजम को जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखने के लिए जाते हैं हम, और जो भी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको देखने के लिए जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रुझान यंग क्रिकेटर्स में बढ़ा है। क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त 3,822 क्लब रजिस्टर्ड हैं
और बोट टूर्नामेंट्स में खेलने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा है, जबकि मुल्क भर में क्रिकेट अकेडमीज और गली मोहल्लों में खेलने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। नाजरीन, ये था लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दें इजाज़त, अब आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर तरफ तबाही मचा रखी है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के साथ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अवाम खुले मकामात पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हैज़े और पेट की तकलीफ समेत मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। लाखों लोग इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। माहिरीन के मुताबिक हालिया सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन सैलाब है। हालिया सैलाब की शिद्दत इस कदर ज़्यादा क्यों है और क्या आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो सकता है? इस हवाले से बात करते हैं मोमी सलीम से। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि 2010 के मुकाबले में ये सैलाब ज़्यादा तबाहकुन है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है और जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं और ग्लोबल कम्युनिटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ममालिक इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लिहाज से नहीं ले रहे हैं, अपनी मिशंस में कमी नहीं ला रहे हैं, उसकी वजह से हर साल हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो आपके डिज़ास्टर्स की है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम फ्लड्स की बात करें तो 2010 के फ्लड्स में अगर हम सिर्फ पानी के हवाले से बात करें तो इस दफ़ा का जो फ्लड्स हैं वो उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें मैं छोटी सी एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि आपकी वल्नरेबिलिटी या आप कितनी तबाही होती है वो आपकी प्रिपेयर्डनेस पे बहुत ज़्यादा मुनसर है। तो अगर आप जितने प्रिपेयर्ड होंगे उतना आपका इफ़ेक्ट कम होगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स फिर ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी जैसे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा कि 2010 के सैलाब में हमने देखा कि फ्लड का वार्निंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हालिया सैलाब बहुत तेज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए रज़िया, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इस वक्त हमारा इन प्लेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका पता नहीं था। IPCC की अगर मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें टेम्परेचर हाई होने का जो है वो बताया गया था कि इस दफ़ा प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगी। प्रेसिपिटेशन से मुराद कि आपकी इवेपोरेशन, ज़ाहिर सी बात है आपका मॉइस्चर ज़्यादा होगा एयर में, टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो एक तो हमें इस चीज़ का पहले से पता था इंटरनेशनली भी। अब हालांकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने भी ये कहा था कि फ्लड्स आएंगे। अब उसके लिए फिर वही बात, मैं पिछली जैसे मैंने अपनी बात की प्रिपेयर्डनेस की, तो प्रिपेयर होना ज़रूरी था। जैसे जैसे अब इसकी वजह यही है कि हमारे टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है और इस दफ़ा हम ऐसा फ्लड देख रहे हैं जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं देखा, और ये हम 2010 में कहते थे कि हमने 100 सालों में नहीं देखा। ठीक है, ये भी बताएं कि माहिरीन ये ख़तरा अखज़ कर रहे हैं कि अगर बारिशें मज़ीद होती हैं और हमारे बड़े डैम्स में पानी की मकदार मज़ीद बढ़ती है तो इससे शदीद हद तक नुकसान हो सकता है। आप क्या प्रेडिक्शन करती हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपकी जहाँ जहाँ वाटर, चाहे वो नेचुरल वाटर है या आपके डैम्स हैं, सब जगह ऑफ कोर्स सतह जो है वो बुलंद होगी और वो भी सैलाब में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसके लिए मैं ये बात कहती जाऊँ कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ बड़े बड़े डैम्स की हर वक्त बात ना करें, हम प्रिपेयर्डनेस के लिए छोटे रेजर्वॉयर्स की तरफ आएँ। उसके अलावा हम अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाएँ ताकि हम इस पानी को, ये एक चैलेंज तो है लेकिन ये साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2030 तक वाटर स्कार्स हो जाएगा। तो अगर आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी हमने देखा है कि बहुत नीचे जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त रज़िया कि हम लोग प्रिपेयर करें इसके लिए। ये तो मैनेजमेंट अभी ज़ाहिर सी बात है फ्लड आ गया है, मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है जिसमें सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, आपके इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ साथ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ठीक है मोमी सलीम, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि सिंध, बलूचिस्तान और KP के हालिया सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसकी बुनियादी वजह इन इलाकों में बारिशों का ज़्यादा होना बताया जा रहा है।
کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں میں اب بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ یہ جو اس دفعہ آپ کی ہیوی رین فال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پچھلے سال کی بنسبت بھی بہت زیادہ رہا ہے، گرمیوں میں ہم نے دیکھا ہے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، آف کورس گلوبلی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ٹیمپریچر ہم نے 1.5 سے نیچے رکھنا ہے، یا 2 بہت بھی میکسیمم ہو. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جیسے جیسے آپ کی ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کی پریسپیٹیشن زیادہ ہوگی، اسی طرح رین فال زیادہ ہوگی، اور باقی اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے ڈیزاسٹرز ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ڈائریکٹ ونٹر سے سمر میں آ گئے. ہماری اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر سورنگ تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فصل بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی. آم کی اس طرح سے ییلڈ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسپرنگ سیزن آیا ہی نہیں اور ہم ڈائریکٹلی ونٹر سے سمر میں آ گئے. تو آپ کی اس وقت جو آپ کا ایٹماسفیئر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رین فال یہ زیادہ آیا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیں کہ ایسی کیا سجیشن آپ دینا چاہیں گی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے؟ جیسے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اڈیپٹیشن کی طرف جانا ہے. پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج ایسے ممالک میں ہے جو کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہو رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اڈیپٹیشن سے مطلب ایسے سسٹمز بنانا ہے جو ہمیں ایسے ڈیزاسٹرز کو آف کورس میٹیگیٹ کرنے میں ہیلپ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں سیلاب نہیں آئیں گے. سیلاب تو پہلے بھی آتے تھے، ان کی انٹینسٹی اور فریکوینسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا تو سسٹمز بنائیں، انفراسٹرکچر بلڈ کریں. اب آپ صرف نیوزی لینڈ کی ایگزامپل لے لیں، انہوں نے اپنی فورن آبادیوں کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا اور وہاں اس طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا. تو پہلے تو آپ کو یہ ضرورت ہے. پھر آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر آپ کی پالیسیز ہیں، انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا این ڈی ایم اے ہے، لیکن پچھلے 13 سال میں این ڈی ایم اے مینجمنٹ ہی کر رہا ہے ڈیزاسٹرز کی. ان کی پریپیئرڈنیس نہیں ہے، ایکوپمنٹ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسے کیمپس آپ نے پہلے سے نہیں اسٹیبلش کیے ہوئے کہ جب آپ ارلی وارننگ سسٹم، اور ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے، ارلی وارننگ سسٹم ہو تاکہ آپ ان آبادیوں کو شفٹ کر سکیں. پھر آپ نے کوئی ایسے انڈر گراؤنڈ، اگر فلڈ کی میں صرف بات کروں تو آپ نے کوئی ایسی ڈرلنگ، کوئی ایسے ہولز، کوئی انڈر گراؤنڈ ویلز، کوئی ریزروائرز نہیں بنائے کہ جس میں ہم اس پانی کو کہیں جانے کا ذریعہ، کہیں اس کو اپرچونٹی دیں کہ یہ کہیں جائے اور اس کو ہم سٹور کریں. ٹھیک ہے، شکریہ مومی سلیم پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث ایم ڈی کیٹ کا امتحان مؤخر کرنے کی سفارش کر دی. وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز نے پی ایم سی کو ارسال کیے گئے مراسلے میں کہا کہ وفاقی حکومت نے ملک کے 66 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے. ان اضلاع کے طلبہ مواصلاتی نظام درہم برہم ہونے کے باعث ایم ڈی کیٹ کا امتحان نہیں دے سکتے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. مہنگائی میں اضافے کا سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جاری ہے. ملک بھر میں مہنگائی کی شرح اس وقت 44.58% تک پہنچ چکی ہے. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.83% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. مہنگائی سے پسی عوام کا گزارا کس قدر مشکل ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر. وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کے صارفین کے لیے بڑا ریلیف. وزیر اعظم نے بجلی کے صارفین کی شکایت دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1.71 کروڑ صارفین کو بجلی کے بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں دینا پڑیں گے. ہم تیل باہر سے مہنگا درآمد کرتے ہیں اور پھر آئندہ ماہ بجلی کے بلوں میں اسے ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ. بجلی کے بلوں میں اضافے پر عوام کا احتجاج رنگ لے آیا. حکومت نے ہوش کے کچھ ناخن لے ہی لیے. بجلی کے بلوں میں صارفین کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا. ہم نے آئی ایم ایف سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1.70 کروڑ صارفین کو اب یہ اضافی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے نہیں دینا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کسانوں کو بھی خوشخبری سنائی. جو ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو زرعی ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ان کو بھی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج سے مکمل ایگزمپشن ہے. 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں، ان کو بھی مکمل ایگزمپشن ہے. ان کو بھی ایف اے سی کی مد میں کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ قطر کے دوران میڈیا سے گفتگو میں بتایا تاجروں کا فکس ٹیکس ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا.
हुकूमत छोटे ताजरों को मुश्किल में नहीं डाल सकती। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को मौक़े देने के लिए बड़ा फैसला करते हुए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने यह इक़दाम मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए उठाया। खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म से अपनी बेरोज़गारी और मसाइल के पेश नज़र डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली का मुतालबा किया था। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर हमलों में खतरनाक इजाफे को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने 3 इलाकों को डेंगू रेड जोन करार दे दिया। रेड जोन इलाकों से चंद दिनों में डेंगू बुखार के केसेस की तादाद में अचानक इजाफा देखते हुए ये कदम उठाया गया। डेंगू फैलाव की बड़ी वजह बारिशों की वजह से खड़ा होने वाला पानी है। बतौर पाकिस्तानी इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।